Yes, we are live now. Hello students, how are you? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में ही सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ श्याम मिश्रा, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ फुल स्टडी ओली। यहाँ पे आज हम लोग बेटा क्लास 9th की जियोग्राफी का चैप्टर 1 दैट इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन ये हमको डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आप लोग अपनी बुक और पेपर कॉपी पेंसिल जो भी आपके पास है, और अगर हो सके तो एटलस या मैप लेके बैठिए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं अपने आप आज के चैप्टर से। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमको कुछ बेसिक चीज़ जाननी है, क्योंकि किसी भी देश के साइज़ और लोकेशन, इन दोनों चीज़ों को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नॉलेज होना। जनरली आप लोग इसको क्लास 8 तक काफ़ी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखिए लैटिट्यूड ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है ग्लोब के ऊपर, हॉरिजेंटल एंड पैरेलल लाइन, इनको लैटिट्यूड कहा जाता है। जबकि ये जो वर्टिकल लाइनें होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड अगर पूछा जाए तो 180 होगा। इसमें अगर हम इक्वेटर को काउंट करेंगे तो वो 81 होगा, और टोटल लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो ये 360 होगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसी के साथ अगर मैं आपको सेपरेट दिखाऊं तो आप सेपरेट में देख सकते हैं, ये आपका बीच में इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, इसके ऊपर 23 होल 1/2 नॉर्थ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम पोजीशन पे 23 होल 1/2 साउथ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। यहाँ 66 होल 1/2 पे आपका आर्कटिक सर्किल मिलता है, और यहाँ पे 66 होल 1/2 पे आपको अंटार्कटिक सर्किल मिलता है। एक चीज़ और बेटा, इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को ये नदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और नीचे वाले भाग को सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। ऐसे अगर आप देखें तो ये आपका लॉन्गिट्यूड है 180 इधर होगा, 180 होगा। बीच में जो 0 डिग्री है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो लंदन से निकलता है और यहीं से पूरी दुनिया की टाइम ली जाती है। हालांकि हर देश का अपना अपना अलग टाइम जोन होता है, और यहाँ पे दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलाकर आपका कुछ इस तरीके का ग्लोब तैयार हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वैल्यू भी दी गई है, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इक्वेटर के ऊपर ही नदर्न हेमिस्फीयर शो कर रहा है और इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर शो कर रहा है। यहाँ पे आपके प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे जो होता है प्राइम मेरिडियन होता है, और यहीं से सारी चीज़ें ली जाती हैं। ठीक बेटा, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा इंडिया पे। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, अपने पहले टॉपिक पे आ जाइए आप। ये रहा, तो हमारा टॉपिक है, सिंपल सा टर्म है हमारा आज, साइज़ और लोकेशन। हमको जानना है इंडिया की साइज़ और लोकेशन के बारे में पढ़ना है, कि पूरा एक डिटेल देखने वाले हैं कि इंडिया का क्या साइज़ है, कितनी चौड़ाई में है, कितनी लंबाई में है, और उसका लोकेशन क्या है। सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर यहाँ पे है। और उसके पहले बेटा थोड़ा सा एक चीज़, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट यू मेक इट पुल आउट। एग्जैक्टली, सो यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो, देखो एक चीज़ याद रखना है आपको, ये आपका जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, और ये आपका जो केरला का तिरुवनंतपुरम यहाँ पे आपको मिल जाता है। लास्ट में कन्याकुमारी भी यहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 3214 किलोमीटर दिया गया है, जबकि आपके गुजरात से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है ये आपका 2933 किलोमीटर दिया गया है। इसको माइंड रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या है आपका आज का टॉपिक, इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो ब्रीफली देखते हैं बेटा, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. इट हैज़ अचीव multi-phased socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. अगर भारत के इतिहास की बात की जाए, जैसे कि सब लोग आप जानते हैं 1947 में हमको आज़ादी मिली थी। उसके बाद हमको काफ़ी टाइम लगा उठने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा हमारा। फिर भी लास्ट 5 डिकेड का मतलब होता है बेटा 1 डिकेड में 10 ईयर होता है, तो 5 डिकेड का मतलब हो गया 50 ईयर। पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है। और कौन से फील्ड में? एग्रीकल्चरल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, या आप ओवरऑल कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पिछले 50
बात मैंने बेटा बताया था, देखो 0 डिग्री ये रहा, 0 डिग्री के ऊपर के सारे भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रखा जाएगा और इसके नीचे के सारे भाग को सदर्न हेमिस्फीयर में रखा जाएगा। वैसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और इस तरफ आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, यानी कि ईस्ट की तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पता है हमारे यहाँ 1600 में जब अंग्रेज आए थे, आई एम सॉरी 1600 में उनका वो बना था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों किया गया था? ठीक है, उसको ईस्ट क्यों कहा गया था? क्योंकि वो देखो यूरोप ये रहा और इंडिया उनके ईस्ट में है, यूरोप के ईस्ट में इंडिया है, इसलिए यहाँ पे जो कंपनी बना जा रहा है उसको ईस्ट इंडीज़ कहा जाता था और ये आपका पूरा का पूरा भाग ये सब ईस्ट इंडीज़ में आता था। ठीक है, तो इसका लोकेशन देखते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, लैटिट्यूडनल यानी कि जो आपका आप कह सकते हैं इसका जो फैलाव है लैटिट्यूडनल या लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, वो आपका 8 डिग्री 4 एन से लेकर 37 डिग्री 6 एन के बीच में। वैसे अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो आपका 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच में, ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया और ये आपका लैटिट्यूड हो गया। एक बेसिक चीज़ बेटा यहाँ पे याद रखना, लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड जनरली इम्पोर्टेंस रखता है किसी स्थान या एक स्थान से दूसरे स्थान के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। जब हमको एक स्थान से दूसरे स्थान की जगह के बीच में गैप निकालना होता है किलोमीटर में, मीटर में, तो हम लोग लैटिट्यूड डिस्कस करते हैं। लेकिन दो कंट्री के बीच में, दो स्टेट के बीच में अगर टाइम गैप आपको निकालना होता है तब आप लॉन्गिट्यूड यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक खास बात जो इंडिया की है वो ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू होता है 23/2 या 23 डिग्री 30 एन, डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। हमारे भारत के बीचों बीच जाता है और ये 8 स्टेट के ऊपर से गुजरता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, और वैसे ही आपको ये भी बताना है कि हमारे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 5 स्टेट से गुजर के जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर से निकल के जाता है। वो आप 5 स्टेट बताएंगे, 2 चीज़ आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 भागों में लगभग डिवाइड करता है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। The mainland lays the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। अब होता क्या है, इंडिया के साउथ ईस्ट की तरफ आप जाइए तो आपको वहाँ पे बे ऑफ बंगाल मिलता है, जिसमें आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप मिल जाता है। जबकि आप साउथ ईस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट की बात करें, तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? अरेबियन सी, और उसमें आपको मिल जाता है लक्षद्वीप। साउथ ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट में आपको अरेबियन सी। वेस्ट ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है और जबकि आपका इधर अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है, फाइंड आउट द एक्सटेंड ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। आप एटलस की मदद से इनके एक्सटेंड के फैलाव को देख सकते हैं कितना फैला है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, जिसको क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कि हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसके बारे में एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये 2004 में बेटा सुनामी आई थी। 2004 में क्या हुआ था? सुनामी आई थी। इस सुनामी को हम लोग कभी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसका जावा और सुमात्रा के पास इसका पीक था जहाँ से उठा हुआ था ये। उसमें हुआ क्या कि भारत का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट हो, सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, वो 2004 में सबमर्ज हो गया। ठीक है, आज भी सबमर्ज है, पानी के अंदर ही है, लेकिन फिर भी वहाँ तक हमारा ये क्या है, हमारा तक मेन लैंड है। उसके बाद तो हम लोग बहुत सारी चला जाता है, वो वाटर बॉडी है, उसका एक इंटरनेशनल वे में आता है 12 नॉटिकल मील, उसके बाद अगला 12 नॉटिकल मील, उसके बाद फिर 200 नॉटिकल मील, ऐसे करके हम लोग बहुत जल्दी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हो जाती है, टेरिटोरियल बॉडीज़ हो जाती हैं। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपका कुछ लोकेशन हो गया। फिर देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होगा। जबकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखेंगे तो 68.7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया के बीचों बीच से जाता है। ठीक है, साइज़ की बात किया जाए तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टोटल लैंड मास इंडिया का क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व का अगर टोटल जियोग्राफिकल एरिया निकाला जाए तो भारत का कंट्रीब्यूशन 2.4। ठीक है, कितना परसेंटेज है? 2.4। From the figure 1.2 it has clear that India is the 7th largest country of the world। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा, अगर हम इसमें काउंट करें थोड़ा सा तो देखो इंडिया ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वें स्थान पे। सबसे बड़े देश में यहाँ पे रशिया है, फिर कनाडा है, USA है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। ये आपका ना कौन सा है?
2005 की ये डेटा शीट है जो हमको मिल रही है। लेकिन अभी आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इसके लिए कई सारे आउटरम है, जैसे आप कोई रुक्कू बाई करके याद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं खुद से भी इसको। तो देखते हैं यहाँ पे from the figure 1.2 it has clear that it is clear that India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary। इसकी लैंड बाउंड्री क्या है, इंडिया की लैंड बाउंड्री यानी कि मेन लैंड जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार तक जाता है, ये 15,200 किलोमीटर का है। और टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप ही आपका 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि सिर्फ ज़मीनी बात की जाए तो ज़मीन का जो लेंथ है, सिर्फ ज़मीन बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, वो 15,200 किलोमीटर है। और कोस्टल लाइन मिला लिया जाए, कोस्टल लाइन यानी कि जो आपका पानी के बगल वाला पार्ट होता है उसको कोस्ट बोलते हैं, वो आपका 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें अंडमान और लक्षद्वीप भी आपका इंक्लूड है। अगर आप सिर्फ ये जानना चाहें कि गुजरात से लेकर सर इधर आपका वेस्ट बंगाल तक का कितना है, तो बेटा इसमें से आप 6,100 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका होगा लक्षद्वीप और अंडमान का। बाकी 6,100 किलोमीटर आपका टोटल कोस्ट लाइन को या कोस्टल लाइन की लेंथ है, गुजरात से लेकर इधर वेस्ट ऑफ बंगाल तक। ठीक है, वेस्ट बंगाल। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिन टू टैपर। देखो भारत के अगर आप नॉर्थ में देखते हैं तो जाहिर सी बात है हिमालय जो कि हमारा मुकुट है, हिमालय खड़ा हुआ है, और इधर आपके वेस्ट में भी वही हिमालय फैला हुआ है और ईस्ट में भी वही फैला हुआ है। काफ़ी लंबा चौड़ा है बेटा, 2400 किलोमीटर की लेंथ है हमारे हिमालय की। ठीक है, लेकिन 22 डिग्री लैटिट्यूड के अगर आप नीचे आएँ, यानी कि नीचे की बात कर रहा हूँ, इक्वेटर की तरफ अगर आप आएंगे तो इंडिया का जो शेप है थोड़ा सा टैपर होता चला जाता है, जिससे होता है क्या, वो इंडियन ओशन में घुसा पड़ा हुआ है। इससे होगा क्या कि डिवाइडिंग इट इनटू 2 सी, वो इंडियन ओशन लगभग 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक अरेबियन सी जो कि हमारे वेस्ट में है, और एक वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, इसको मैं बार बार वेस्ट ऑफ बंगाल बोलता हूँ, सॉरी फॉर दैट, बे ऑफ बंगाल है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके ईस्ट में हो जाएगा। तो वेस्ट में आपको मिल जाता है अरेबियन सी, और आपका ये इधर आप ईस्ट में आ जाएगा तो बे ऑफ बंगाल मिल जाता है। ठीक है, अब नाउ लुक एट द फिगर 1.3, हम इसको भी देखने वाले हैं। नोट दैट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री, डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू द स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2 hours, hence time along the standard meridian of India जो कि हमारा कितना है 82 डिग्री 30 ईस्ट। इसको याद रखना, ये IST की वैल्यू है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कितनी वैल्यू है, 82 डिग्री 30 ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। आप मिर्ज़ापुर विंध्याचल अगर आप घूमे होंगे तो आपको मिर्ज़ापुर पता होगा, वहीं से निकल के जाता है। इस टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। The latitudinal extent influence the duration of day and night as one move from south to north। देखो दो चीज़ें, पहला कि लगभग हमारे देश का, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा मैप पे, यहाँ पे आइए, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, यस, यहाँ पे देखिए, लगभग यहाँ से लैटिट्यूडनल अगर आप निकालेंगे, लैटिट्यूड क्या है, तो बेटा इसमें से 8 डिग्री 4 को आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, लगभग आपका 30 के आसपास आएगा, और इसमें से भी आप इसको माइनस करिएगा, ये भी आपका लगभग 30 आएगा। राउंड फिगर में दोनों 30 आते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम देखना है तो मैंने बताया बेटा लॉन्गिट्यूड देखेंगे, जबकि इन्होंने बताया कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का गैप है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा मुझे, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हमारे ग्लोब पर कितना है, 360, कितना 360, 360। ठीक है, और हमारे देश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, 68 डिग्री 7 टू 97 डिग्री 25। अब इसमें होगा क्या, अब 97.25 से 68.7 को माइनस करिएगा तो राउंड फिगर में 30 आएगा, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये बेटा कि हमारी अर्थ को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट का। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच में 30 लॉन्गिट्यूड का गैप है तो 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 से, तो आपका आंसर आएगा 120 ना, 34 जा 120। तो 120 मिनट क्यों, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का गैप है, तो 30 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करना है, जिसकी वजह से वो 120 मिनट का टाइम लेगा। 120 मिनट को आप आर में चेंज कर लीजिए, और जैसे आप उसको घंटे में चेंज करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 2 घंटा। इसलिए इसमें बताया गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम गैप है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा पढ़ना है इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। एक चीज़ और बेटा है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम अनेबल टू राइट समवन, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता, मेरे पास है नहीं वो सुविधा। देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू मैं इसको बता रहा हूँ, इसको बेटा इंदिरा कॉल बोलते हैं। यहाँ पे अगर कोई पूछे भाई नदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे इंदिरा कॉल, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछता है तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 लिखा है बेटा, ये 6 डिग्री 45 होगा। यहाँ पे आई थिंक 45 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जस्ट वेट अ सेकेंड 4 दिया गया जबकि 45 है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको 45 भी देखने को मिलेगा, इसमें बता रहा हूँ। तो ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। और जबकि नदर मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो आपका इंदिरा कॉल होगा। ऐसे ही अगर आपसे वेस्टर्न और ईस्टर्न पूछे तो यहाँ पे आपको सर क्रीक मिलता है और यहाँ पे आपको वालांगू मिलता है। क्रीक बेटा एक जगह होती है, पानी से थोड़ा सा जो दलदली जगह होती है उसको क्रीक कहते हैं, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे क्रीक क्या होता है। तो यहाँ पे सर क्रीक मिल जाता है और यहाँ पे वालांगू मिल जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना हो कि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट जानना है बेटा, तो यहाँ पे आपको मिलता है गोरमोथा और यहाँ पे एकदम लास्ट पॉइंट मिलता है कीविथू, ठीक है, गोरमोथा और कीविथू। तो ये आपके थोड़ा सा हो गए लोकेशन। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ जो हमारा इंडिया खत्म होता है, यहाँ पे केप ऑफ कॉमरिन है, ठीक है। ये दक्षिणतम तो नहीं है, सदर्न मोस्ट यहाँ पे, लेकिन साउथ का पूछा जाएगा तो ये आपका केप ऑफ कॉमरिन है। और भारत के बीच में यहाँ पे पाक स्ट्रेट है जो श्रीलंका को इससे अलग करता है, ठीक है, पाक स्ट्रेट। चलिए अब थोड़ा सा इंडिया को वर्ल्ड के लेवल में देखा जाए, भाई वर्ल्ड लेवल पे हमारे देश का क्या कहानी है। तो लिखा है इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। सिंपल सी बात है, इंडिया का जो लैंड मास है बहुत ही सेंट्रल लोकेशन रखता है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीचों बीच है, ठीक है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। The Trans-Indian Ocean route, which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location of India। अब कह सकते हैं भारत एक ऐसे जगह पे है जहाँ से ईस्टर्न एशिया के लिए और वेस्टर्न एशिया के लिए या यूरोपियन कंट्री के लिए व्यवसाय करना, अपना बिजनेस करना, अपने ट्रेड करना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड मीन्स होता है बेटा एक प्रकार का इंक्रीज करना, बढ़ाना, इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close connect with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। देखो वेस्टर्न कोस्ट से यानी कि आपके जो मुंबई वाले पत्तन है, मुंबई या इधर आप पूरा केरला तक आ जाइए, यहाँ से हम लोग अफ्रीका और इधर आपका यूरोप के लिए ट्रेड हुआ करता था। जबकि आप ईस्टर्न कोस्ट से पूछें, आपके जो इधर आपका बे ऑफ बंगाल के पास है, जैसे आपका ये मछलीपट्टनम वगैरह हुआ या आपका हल्दिया वगैरह हुआ, यहाँ से जो पहले जो ट्रेड होता था वो ईस्टर्न एशिया के लिए हुआ करता था, ठीक है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it। देखो इंडियन ओशियन में भारत से बड़ा यानी कि भारत जितना एक शेयर रखता है इंडियन ओशियन में अपने बाउंड्रीज़ का, उतना कोई और कंट्री नहीं रखता है। और यही एक रीज़न है कि 5 ओशियन में से एकमात्र ओशियन इंडियन ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पड़ा है, यानी कि इंडिया के नाम पर उस ओशियन का नाम इंडिया पर इंडियन ओशियन रख दिया गया। क्यों? क्योंकि इस ओशियन में सबसे ज़्यादा जो पोजीशन बना के रखा है, सबसे ज़्यादा जो शेयरिंग बना के रखा है वो आपके इंडिया का है, ठीक है। एक फैक्ट यहाँ पे भी है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल, विश्व का सबसे आप कह सकते हैं व्यस्ततम में से एक ये भी है, सबसे व्यस्त रहने वाला नहर है स्वेज कैनाल, जो 1869 में ओपन कर दिया गया था यूरोप से इंडिया के बीच के लिए। जिससे हुआ क्या कि यूरोप से इंडिया के बीच का जो गैप था वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया था, यानी कि काफ़ी अब ईजी हो गया था यूरोप से यहाँ आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका मैप है, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द ages, but her relationship through the land route are much older than the maritime contacts। देखो भारत का जो संबंध वर्ल्ड हिस्ट्री में रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैप लेते हैं, देखो ये रहा आपका, ठीक है। भारत का जो संबंध वर्ल्ड से रहा है, तुर्की से या आप यूरोप से ले लीजिए। देखो यहाँ पे जो लगभग जो आपके सिविलाइजेशंस हैं, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे दजला और फरात रिवर कहाँ गई, सीरिया और यहीं आसपास मिल जाएगी, इसमें मेंशन नहीं किया गया। चाइनीज़ सिविलाइजेशन है,
या मिस्र, इजिप्ट देख रहे हैं, मिस्र की सिविलाइजेशन है, ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन है। तो आप जानते होंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमारे मेसोपोटामिया तक की चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बहुत पुराना संबंध है, हमारे सिविलाइजेशन बहुत पुराने में से एक है। हालांकि सबसे पुराना नहीं, सबसे पुराना तो मेसोपोटामिया का है, लेकिन फिर भी पुराने में से एक ये माना जाता है। तो हमारे संबंध जो थे बहुत दिन से हैं। लेकिन ये जो मेराइन रूट है, आप कहते हैं जो सी रूट है, ये बहुत पुराना नहीं है, कुछ नया फिनोमेना है। क्योंकि लैंड रूट बहुत पुराना है, हम पहले लैंड से ही जाते थे, हम लोग पैदल जाते थे, हमारे पास शिप नहीं हुआ करती थी, तो हम पैदल बहुत दूर तक कवर किया करते थे। ये सी रूट तो अब निकल आया। इसमें बताया गया है कि आपका जो लैंड रूट था वो ओल्डर है, जो कि मैरी टाइम यानी कि आपके समुद्री मार्गों से बहुत ओल्डर है। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइड पासिस टू द एंशिएंट ट्रेवलर। जो हमारे नॉर्थ में यानी कि उत्तर में जो माउंटेन है, माउंटेन के बीच में जो क्रैक्स होते हैं उनको पास कहा जाता है, ठीक है। उन पासेस के माध्यम से बहुत से विदेशी या बहुत से ट्रेवलर हमारे देश में आते जाते रहे हैं, या बहुत से आक्रमणकारी भी उसी से आते जाते थे। खैबर दर्रा एक बड़ा फेमस बेटा, खैबर पास, ठीक है, खैबर पास, बोलन पास, ये सब एंशिएंट टाइम से या मिडवल हिस्ट्री में बहुत फेमस थे, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आया करते थे, ठीक है। While the ocean restricted such interaction for the a long time, जबकि ओशन तो बहुत दिनों तक एक समझ लीजिए एक रिस्ट्रिक्शन बना हुआ था। इंडिया में आने के लिए ये कोई मार्ग सोचता ही नहीं था कि भैया ऐसे भी आना है। पहले तो लोग लैंड रूट से ही आते थे, और लैंड रूट में जब उनको एक क्रैक्स मिल जाते थे, पासेस मिल जाते थे, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये तो बेटा 1451 की बात है, आप इक्यावन क्या उसको 53 मान के चलिए, 51 से 53 का टर्म चलता है। कस्तुनतुनिया पे जब आप कह सकते हैं कि तुर्कों का आक्रमण हुआ, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, तब यूरोपियों में होड़ मची कि भाई इंडिया, क्योंकि हमारा बहुत पहला संबंध था, इंडिया को लोग खोजने लगे। इंडिया था, कहीं गायब नहीं हो गया था। उन्होंने इंडिया की खोज में एक यात्रा चालू की कि समुद्री मार्गों से इंडिया को खोजो भाई, अगर लैंड रूट नहीं है तो समुद्र से खोजो। कई लोगों ने प्रयास किया, कोलंबस ने किया था, बार्थोलोमो डियाज पहला व्यक्ति था जिसने इसको कोशिश किया था, 1488 की बात है, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच पाया था। उसके बाद कोलंबस चला 1492 में, वो भी नहीं पहुँच पाया बेचारा, अमेरिका चला गया, उसके नाम पर अमेरिका आप डिस्कवर कर डाला। लेकिन वास्को डी गामा बेचारा वो चला, और कहीं ना कहीं वो साउथ अफ्रीका के सबसे नीचे कीप ऑफ द टाउन सबसे नीचे मिलता है, और उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, बार्थोलोमो डियाज ने उसको किया था। तो वहाँ से होते हुए वो इंडिया पहुँचता है, यहाँ पे कप्पक डाबो के पास। इस प्रकार से उसने इंडिया की खोज की, ठीक है ना। तो इंडिया का खोज मतलब आप कह सकते हैं कि लैंड रूट बहुत पुराना है, और सी रूट तो बस उसके बाद चालू हुआ। अंग्रेजों ने सोचा भाई क्यों ना खोजा जाए, ठीक है। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time। ये जो आपके पासेस थे जिसके थ्रू लोग आते थे, ट्रेवलर्स आते थे, इन्वेडर्स आते थे, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि आते जाते थे। जब आते थे तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, वो चाहे आइडियाज़ हों, एक दूसरे के विचार एक्सचेंज किए जाते थे, या उपनिषदों के बारे में कुछ बातें हैं वो भी आपकी कम्युनिटीज़ तो होती ही थी, खान पान की चीज़ें होती थी। अगर मैं उपनिषदों की और रामायण की बात करूँ तो ये भी बेटा स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब यहीं से दूसरे भागों में पहुंचा। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े ट्रेवलर्स, बड़े बड़े आक्रमणकारी, देखो आक्रमणकारी आता था तो ऐसा नहीं था सारे लोगों का एक ही मकसद था, बस पहुँचो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, लूटो, चलो। कुछ ऐसे भी आक्रमणकारी थे जो यहाँ पे आके सेटल्ड हो गए, कुछ ऐसे आक्रमणकारी थे जिनके साथ बहुत बड़े बड़े विद्वान भी आए, ठीक है। अमीर खुसरो जैसे लोग भी आपको मिलेंगे इसमें, जो बहुत समझदार लोगों में से हुआ करते थे। उसके बाद है कहाँ थे हम लोग, यस ये रहा, द स्पाइस, मसलिन and the other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minaret from West Asia can be seen in the different part of country। और ये वही मार्ग था जहाँ से आप कह सकते हैं कि जो ग्रीक स्कल्पचर्स थे, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, यानी कि जो उनके बनाने का जो ढंग था, जो डोम बनाते थे, डोम यानी कि गुंबद, जो मीनारे बनाया करते थे, वो सब हमको इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, जो स्पेशली वेस्ट एशिया में हुआ करता था, ठीक है। अब अगर इसके थोड़ा सा नेबरिंग की बात कर लिया जाए तो सिंपल सी बात बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे, इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट, आप लोग मुझे बताएंगे। अभी 20 स्टेट से पहले 29 स्टेट था, वो कौन सा स्टेट खत्म गया, और 7 यूनियन टेरिटरीज अब नहीं हैं। अब कितने यूनियन टेरिटरीज हो गए आप बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेट और टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये तो पुराना स्टेटस हो गया, हमारा पुराना रिकॉर्ड है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हमारे साथ 2 देश कनेक्टेड है हमारे, जिससे देखो बेटा ये लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि इनके देश की ज़मीन और मेरे देश की ज़मीन एकदम सटी हुई है। वो तो बीच में हम लोगों ने बांट लिया, वही यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से हमारा हो गया, ठीक है। तो बाउंड्री ये सटी हुई है।
ये पाकिस्तान अफगानिस्तान आपके नॉर्थ वेस्ट में है, जबकि चाइना नेपाल एंड भूटान ये नॉर्थ में है, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश ये आपके ईस्ट में आते हैं। कितने देश हो गए बेटा? 1 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना ये 3 हो गया, नेपाल 4 हो गया, भूटान 5 हो गया, म्यांमार आपका 6 हो गया और बांग्लादेश 7 हो गया। तो बेटा ये 7 ऐसे देश हैं जो अपनी लैंड बाउंड्री हमारे साथ शेयर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से कंट्री हैं जो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, विच कंट्री शेयर इट्स फ्रंटियर विद इंडिया, कभी कभी फ्रंटियर करके पूछा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। वेट अ सेकंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो आगे देखते हैं बेटा, इसमें लिखा हुआ है Our southern neighbors across the sea consist of 2 island group, namely, और 2 island group हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं थोड़ा सा। एक श्रीलंका और एक मालदीव है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपका श्रीलंका और यहाँ पर आपका मालदीव है, ये भी हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं जो पानी में हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट and the Gulf of Mannar, while Maldive Island are situated to the south of Lakshadweep Island। देखो मालदीव क्या है, इसके लक्षद्वीप ये रहा, लक्षद्वीप के साउथ में आपको मालदीव मिल जाता है, और इंडिया के साउथ में भी है, साउथ ईस्ट आप कह सकते हैं इसको। ये आपका श्रीलंका है। यहाँ पे क्या है, इधर ये वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट ये आपका पाक स्टेट है, जबकि इधर वाले पार्ट में आप जाएंगे तो मन्नार की खाड़ी मिल जाती है, ठीक है बेटा, पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी मिल जाती है। इंडिया हैज़ had a strong geographical and historical link with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stand apart from rest of Asia। अगर आप इंडिया का फिजिकल मैप देखें तब आपको इंडिया के बारे में पता चलेगा कि इंडिया किस तरीके से एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेके बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं बेटा, ये रहा आपका पाकिस्तान जो अपनी फ्रंटियर या अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ बहुत छोटा 106 किलोमीटर बेटा, सिर्फ 106 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री अफगानिस्तान भी शेयर करता है, और इसको डोरंड लाइन कहते हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइएगा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है, जो एलओसी बनी है, उसको क्या कहते हैं? अफगानिस्तान के बीच में उसको क्या कहते हैं? नेपाल के बीच में जो है, सारी चीज़ों का बताइएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सेम है, क्योंकि दोनों का जो सीमा निर्धारण किया गया था वो एक ही व्यक्ति ने किया था। आप दोनों का नाम मुझे बताएंगे, ठीक है। और ये आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार। अच्छा एक क्वेश्चन और बेटा आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ये 7 देशों में कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे लंबा लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है? विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया, ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट। ये 3-4 क्वेश्चन आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा और सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आप लोग अपनी सारी के सारी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर ढंग से करिएगा, और आप एटलस ज़रूर ले लीजिएगा बेटा, क्योंकि अब आप 9th और 10th में जब जाते हैं या फिर आप एबव क्लासेस में जाते हैं तो आपके लिए एटलस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।